इस वक्त हमारे साथ अरुण कुमार सुवेदी हैं जो नेपाल के एक पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और राइटर हैं। सर, 6 महीने के लिए सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। 6 महीने बाद आम चुनाव होंगे। आज तक हमने देखा है कि नेपाल को कोई स्थिर गवर्नमेंट नहीं बनी। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इस इसके सबसे बड़ी वजह एक तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, जियो पॉलिटिकल पोजिशन जो है, उस हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट में आधारित फॉरेन पॉलिसी नहीं है। बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ, हम इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी के एक मेंबर हैं। ये नॉन अलाइनमेंट और इक्विडिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। अगर आप देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से समान आप रिश्ता है बोल के चलेंगे तो आपको दुर्घटना होना ही है। हमारे लोग कहाँ काम करते हैं? दक्षिण कोरिया में। अब उत्तर कोरिया से कोई नाता नहीं है, हमारा कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, ओनली डिप्लोमेटिक रिलेशन है। हमारा जो कल्चरल ज्योग्राफी, नेचुरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, सप्लाई सिस्टम सारा इंडिया से है। और इंडिया और पाकिस्तान को इक्विडिस्टेंस कहेंगे तो हम दुर्घटना में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हमारे फॉरेन पॉलिसी हैज़ बीन इनकरेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दैट्स व्हाई वी हैव बीन रिपीटेडली इन द पॉलिटिकल एक्सीडेंट। सर, आज कैबिनेट की जो सुशीला कार्की अपने पीओ में वो गई और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है अपने जो स्टाफ था उनके सामने कि वो इच्छा से नहीं आई है, मजबूरी में वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने तो वो ही एक्सप्लेन कर सकेगी, लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री बनना कोई भी इच्छा नहीं है। अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का इच्छा ही होता तो कोई पार्टी बना लेती हो। क्योंकि कोई भी नेपाल के संविधान में रिटायर जस्टिस को पार्टी बनाने में और इलेक्शन फाइट करने में भी कोई बंदिश तो नहीं है। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर तो नहीं है। नहीं है। अगर कोई पार्टी बना के आएगा तो और प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा तो इच्छा से होगा। कोई अपने रिटायर लाइफ बिता रहा है और ऐसा मोहलत आ गया कि उसमें इसका सारे पार्टी से लोगों का भरोसा टूट गया, तो उस वक्त अब लोग बोल रहे हैं और जबरन प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ रहा है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा नेपाल में हम 6 दिनों से यहाँ पर हैं कि नेपाल के लोगों का कहना है कि हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड क्यों हैं, हमारे लोगों को दूसरी जगह नौकरी करने क्यों जाना पड़ता है फॉरेन कंट्री में, नेपाल में वो सब कुछ क्यों नहीं है। तो यहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट थी राजशाही शासन के बाद, जब यहाँ पे लोकतंत्र आया, गणतंत्र आया, तो वो लोगों की उम्मीदों पर खरा क्यों नहीं उतर पाए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ? इसके पीछे एक ही विलेन ओड है जिसके प्रति नेपाल में सोशल मेनिया और पॉलिटिकल मेनिया है। द मोस्ट विलियन ओड फॉर दैट इज सोशलिज्म। अगर देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ही नहीं होता, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होती है। जब राजशाही था, ऑटोक्रेटिक राजशाही था, सोवेरियन मोनार्क हुआ करता था, उस वक्त भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं था। देखिए, चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट रूल है, लेकिन वहाँ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। कोई भी कंपनी जाके खोल सकता है, कंपनी का काम कर सकता है। सारे अरबियन लोग क्या हैं? वहाँ भी राजशाही है, ऑटोक्रेटिक राजशाही है, लेकिन वहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। आप दुबई जाइए, कितना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कतर जाइए, कितना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, अभी का सऊदी अरब जाइए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। तो नेपाल ही ऐसा देश रहा जो 75 साल से कभी भी नेपाल को, बीच में जो 3 और 4 इयर्स का टेन्योर रहा गिरिजा प्रसाद कोइराला का फर्स्ट टेन्योर, उस वक्त को छोड़ के कभी भी हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नेपाल में नहीं रहा है। वी आर नॉट हैविंग इकोनॉमिक फ्रीडम। देयर आर मल्टीपल बैरियर्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके कारण के जब नहीं आए। सर, आपको लगता है जो यहाँ के मेयर हैं वालेन शाह, वो क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे 6 महीने बाद? इसलिए उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री बनने में इच्छा नहीं जताई, दूरगामी सोच है उनकी। If he is having, if he is so far-sighted,
मैं तो उनको शुभकामना बोलूँगा। एडवांस में शुभकामनाएं देना है। एडवांस में शुभकामना देना है उनको। फर्स्ट लेट हिम ऑर्गेनाइज द पार्टी, लेट मी सी द फेसेस ऑफ हिज पार्टी, लेट मी सी द मैनिफेस्टो ऑफ हिज पार्टी, देन आई विल बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। सर एक जो यहाँ के लाइटमैन हैं वो बड़े सुर्खियों में, इंडिया मीडिया में भी उनके बारे में बहुत कवरेज किया, कुलमान घिसिंग, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है कि वो सुशीला कार्की के मंत्रिमंडल कैबिनेट में रहेंगे। उन्होंने यहाँ पर बिजली के मुद्दों पे बहुत काम किए हैं। ऐसे और भी ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनका नाम आ रहा है। एक आर्मी पर्सन भी एक्स, उनका भी नाम चर्चा में है कि वो भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। नहीं, आई एम नॉट इन द पेरीफेरी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर and neither having any connection, so I am not able to read her mind. ये तो बाजार में आता ही रहता है। सर ये जेनजी जो है, जो युवा पीढ़ी है, इसकी नींव कैसे पड़ी? इसका जनक कौन है सर? इसको किसने पैदा किया है नेपाल में? कलर रिवोल्यूशन और जो असंगठित विद्रोह का कोई भी जनक नहीं होता, कोई भी लीडर नहीं होता। इसमें क्या है कि जब जरूरत पड़ता है, इट इज स्पॉन्टेनियस ऑफर्स ऑफ द पीपुल। सर नेपाल का नाम आता है तो चाइना और यूएस का नाम भी आता है। क्या आपको लगता है इन दोनों देशों के बीच में नेपाल पिस रहा है? और जो एंटी इंडिया कैंपेन अभी हमने देखी इस प्रोटेस्ट में, वो उसकी क्या वजह? जबकि नेपाल को हमेशा भारत पड़ोसी देश मानता है। हर बार जब नेपाल तकलीफ में रहा तो भारत मदद करने के लिए आगे आया, चाहे अर्थक्वेक की बात करें या और ऐसे मुद्दे हैं। और लगातार हमारे प्रधानमंत्री ने, यहाँ की जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, उन्हें शुभकामनाएं दी कि नेपाल के लोग सुदृढ़ रहें और सफल रहें और शांति यहाँ बनी रहे। उसके पीछे क्या वजह है कि सर क्यों एंटी इंडिया कैंपेन हुआ? भारत के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है नेपाल में? ये तो 75 साल से कम्युनिस्ट लोग जो नैरेटिव फैला रहे हैं, वो नैरेटिव को क्रश करने भी नेपाल के कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी सफल नहीं रही। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इंटरनेशनल एसेट है वो क्या है? तो इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी है। मैं तो ये जब ये कलर रिवोल्यूशन हुआ उससे एक हफ्ता पहले का मेरा इंटरव्यू है नेपाल में, नेपाली में है वो। मैंने क्लियरली बोल दिया है, नेपाली कांग्रेस बीइंग ए डेमोक्रेटिक पार्टी, but it is not with India, USA, Israel and West Europe. Nepal has been casting its votes in UN against Israel, always, for last 3 or 4 years. तो आप अपने एसेट्स को नहीं रख पा रहे हैं। और कभी नेपाल के डेमोक्रेटिक पार्टी ने कि जो सीमा विवाद का रियलिटी, एग्जैक्ट रियलिटी है, उसको बाहर नहीं लाया। कम्युनिस्ट इमोशन में वो भी बह गए। इसी का कम्युनिस्ट तो क्या है, नेपाल में इंडिया के अगेंस्ट आए हैं, यूएसए के अगेंस्ट में आए हैं, धर्म के अगेंस्ट में आए हैं और धर्म की बात की सर। जितना मेरा नॉलेज है कि नेपाल में हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मेजॉरिटी। यू आर रॉन्ग। नेपाली। आज से अब उपरांत क्या होगा? एक बार ये बात हुआ था, मैं दिल्ली में था तो राजेश अग्रवाल जी बोल रहे थे, जो बीजेपी के कोषाध्यक्ष जी भी हैं, कि नेपाल इज ए हिंदू मेजोरिटी कंट्री। नो, नेपाल इज ए मार्क्सिस्ट मेजोरिटी कंट्री। सर ये भी मांग उठती है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती है और योगी और नरेंद्र मोदी का मॉडल की बात उठती है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ओपनली तो मोदी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा। नहीं, मोदी जी ने नहीं कहा, ऐसी मांग उठ रही है। मैंने ये नहीं कहा सर कि प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी और मोदी मॉडल नेपाल में आना चाहिए, हिंदुत्व की जो है वो लहर नेपाल में भी देखने को मिलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की मांग जो हो रही है नेपाल को बनाने की। नहीं, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत पहले से हो रही है। सेकुलरिज्म कैसे आया किसी को पता नहीं है, तो नथिंग न्यू अबाउट इट। इसमें एक ही विवाद है, एक नंबर 1, इज सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कन्वर्सन और नॉट? सेकुलरिज्म इज समथिंग डिफरेंट, नंबर 1। इसी के कारण हिंदू राष्ट्र का भी बात आ रहा है, क्योंकि सेकुलरिज्म के कारण बहुत सारे कन्वर्सन हो गए हैं। जो छोटे छोटे इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, वो खत्म होने जा रहा है।
सब कुछ माइकल, फिलिप और विलियम होने जा रहे हैं वो लोग। सर ये क्यों हो रहा है धर्मांतरण इतनी तेजी से नेपाल में, और इसके पीछे कौन साजिश है, कौन है सर विलन? साजिश नहीं, ये नथिंग न्यू। आपको एक बात बताइए, नागालैंड में क्यों इतने क्रिश्चियन हैं? पहले तो क्रिश्चियन नहीं थे। मेघालय में क्यों है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों है, और झारखंड में क्यों हो रहे हैं? वहाँ जिस कारण से हो रहे हैं यहाँ भी वही हो रहा है। तो ये सरकार इस पे काम करेगी सर, नई सरकार जो आएगी, चाहे वो 6 महीने की हो या फुल मेजोरिटी वाली हो? काम तो करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है। बहुत पहले से ही मैं तो बोल रहा हूँ। सर एक आखिरी सवाल, नेपाल का मौजूदा हीरो कौन है और नेपाल का सबसे बड़ा विलन कौन है? नहीं, ये तो डू यू नो ए टर्मिनोलॉजी साइनोसॉइडल? इट्स ए मतलब नेपाल का विलन कौन रहा है सर, जो लोगों को उनके मुद्दों को समझ नहीं पाया इतने सालों में? नहीं, ऐसा विलेन तो नहीं बता सकता मैं, क्यों जो अभी विलेनिफाई हैं उनने भी नेपाल के डेमोक्रेटिक मूवमेंट में बहुत काम किया है। नेपाल के विलेन है मार्क्सिस्ट थॉट एंड ये जो, और अभी तक नेपाल ने हीरो नहीं पाया है, इसीलिए हम बहुत पीछे चले गए हैं। तो देखिए बिल्कुल ये राजनीतिक विश्लेषज्ञ ने, उन्हें काफ़ी बड़ी बात ये कि नेपाल को इतने साल में उनका कोई रियल हीरो नहीं मिला। तो देखना होगा कि ये 6 महीने की सरकार और इसके बाद जब आम चुनाव होंगे तो क्या नेपाल को उनका असली हीरो मिलेगा, और जिस मांग को लेकर युवा पीढ़ी सड़कों पे आई थी, क्या उनकी मांगों को लेकर जो मौजूदा सरकार है और जो आने वाली सरकार है क्या वो काम करेंगी? कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। थैंक यू सर।